ब्रिजेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और बेटी चांदनी के साथ बेलापुर गांव में रहता था। वो तीनों एक छोटे से घर में रहते थे। ब्रिजेश गांव के सेठ के ढाबे पर काम किया करता था। तकरीबन शादी के 18 साल पूरे होने के बाद ब्रिजेश और सुनीता को माँ बाप बनने का सुख नसीब हो पाया था। ब्रिजेश जिस ढाबे पर काम करता था वहाँ हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सेठ के उस ढाबे से ही ब्रिजेश का घर चलता था। एक दिन सेठ पंकज नाम के एक जवान लड़के को खाना बनाने के काम पर रख लेता है। सेठ जी, मुझ गरीब से आखिर क्या भूल हो गई जो आपने मेरी जगह इस लड़के को काम पर रख लिया? ब्रिजेश, तुम तो जानते ही हो कि अपने ढाबे पर कितना ज्यादा काम रहता है भाई, और अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुमसे अकेले इतना काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अब ये पंकज काम में तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है? जिससे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, फिर तो ठीक है सेठ जी। ब्रिजेश, अब तो तुम बस पंकज को सारा काम अच्छे से समझा दो, फिर तुम दोनों आराम से इस ढाबे पर काम करना। ब्रिजेश पंकज को सारा काम अच्छे से समझा देता है। फिर ब्रिजेश और पंकज खुशी खुशी मिलकर सारा काम करने लगे। एक दिन पंकज सब्जियां काट कर ब्रिजेश को दे रहा था और ब्रिजेश खाना बना रहा। इस बूढ़े ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ ये बूढ़ा खुद कम काम करता है और मुझसे ज्यादा काम करवाता है। काम तो ठीक है, लेकिन तनख्वाह भी मुझसे ज्यादा लेता है, जबकि काम मैं ज्यादा करता हूँ। किसी भी तरह इस बुढ़े को यहाँ से हटाना ही होगा। शाम को जब वो दोनों काम निपटा कर घर जाने लगते हैं तो सेठ उन दोनों को उनकी मजदूरी देता है और साथ ही ब्रिजेश को कुछ खाना भी देता है। ये देखकर पंकज कहता है, अब एक बात पूछूं सेठ जी, काम तो मैं ब्रिजेश काका से ज्यादा करता हूँ, फिर भी आप उन्हीं को ज्यादा मजदूरी और साथ में खाना भी देते हो। मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों मालिक? पंकज, ब्रिजेश काका की सारी उम्र इसी ढाबे पर गुजरी है। वो यहाँ के सबसे पुराने कर्मचारी हैं, इसलिए उनका ये हक है। जब तुम भी इस ढाबे पर पुराने हो जाओगे तो तुम्हारा भी ये हक बनेगा। इसके बाद वो सभी वहाँ से अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं, लेकिन पंकज को ये सब देखकर जलन होने लगी। उधर कुछ देर बाद ब्रिजेश अपने घर पहुँच जाता है। चांदनी उसको प्रसाद देते हुए कहती, अरे बाबा, आप आ गए, ये लो माँ दुर्गा का प्रसाद। वाह वाह, मेरी बिटिया तो बहुत समझदार है। अब तो कल से तुम्हारे नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं ना बिटिया? जी बाबा। अजी सुनिए, कल से चांदनी बिटिया के नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो उसके व्रत के लिए कुछ सामान लाना था, कुछ पैसे दे दो। सुनीता, अभी तो केवल यही पैसे हैं। सेठ ने कुछ भोजन भी दिया है। चलो अब सब मिलकर भोजन कर लेते हैं, फिर सोचेंगे इस बारे में। अगले दिन अचानक ब्रिजेश को बहुत तेज बुखार आ जाता है और वो अपने काम पर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती। बाबा, इतनी तेज बुखार में आप काम पर कैसे जाएंगे? मुझे जाना ही होगा बिटिया। सेठ पहले ही मेरे काम से काफी नाराज है। उन्होंने मेरी जगह एक नए लड़के को रख लिया है। अगर नहीं गया तो कहीं मेरे हाथ से ये काम भी ना चला जाए। बाबा, आप चिंता मत करो, आज आपकी जगह मैं काम पर चली जाती हूँ। नहीं बेटिया, तुम नहीं कर पाओगी। वैसे भी तुम्हारा आज व्रत है। आप आराम कीजिए बाबा। अगर मैंने आपको इस अवस्था में काम पर जाने दिया तो माँ दुर्गा मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी। अब जाने भी दो इसे, एक ही दिन की तो बात है। ढाबे पर पहुंचकर चांदनी सेठ और पंकज को सारी बात बता देती है, जिसके बाद सेठ उसका दुख समझकर चांदनी को अपने ढाबे पर काम करने की अनुमति दे देता है। दोपहर होते ही सेठ किसी काम से ढाबे पर से चला जाता है, तो वो पंकज को ढाबे का ध्यान रखने के लिए कहता है। उस ब्रिजेश पर बड़ा विश्वास है ना मालिक को। आज अगर उसकी इज्जत की धज्जियां न उड़ा दी तो मेरा नाम भी पंकज नहीं है। वो चांदनी के पास जाकर कहता है, चांदनी, तुम खाना बनाने का काम रहने दो, ये मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तुम तब तक जाकर मालिक के गल्ले पर बैठ जाओ। हैं? तभी चांदनी बाथरूम जाती है और पंकज पीछे से गल्ले में से पैसे निकालकर चांदनी के बैग में डाल देता है। शाम को सेठ ढाबे पर आता है। चांदनी अपना काम खत्म कर घर चली जाती है। तभी सेठ जी घर जाने से पहले गल्ले पर नजर घुमाता है तो उसे कम पैसे दिखते हैं, तो वो पंकज पर चिल्लाने लगता है, अरे, मेरे गल्ले से पैसे किसने चुराए? कहीं पंकज ये तेरा काम तो नहीं? नहीं मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। भला मैं ये काम क्यों करूँगा? मेरे जाने के बाद तो तुम और चांदनी ही यहाँ थे। आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। सेठ जब उसकी तलाशी लेता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। देखा मालिक, मैंने कहा था ना, पैसे मैंने नहीं चुराए। अगर मैंने ये काम किया होता तो अब तक मैं यहाँ रुकता ही क्यों? मैं तो कब का यहाँ से भाग जाता। बात तो सही है, लेकिन पैसे कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो लगता है ये जरूर उस चांदनी का ही काम होगा। ये क्या बकवास कर रहा है पंकज? ब्रिजेश और उसका परिवार ऐसा नहीं है, समझे?
पर सेठ जी, इतने पैसे देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है ना। मेरी मानिए तो एक बार चलकर चांदनी की तलाशी भी ले लीजिए। सेठ पंकज के साथ ब्रिजेश के घर पहुंचता है। अरे सेठ जी, आप आज मुझ गरीब के घर आए। आइए आइए, पधारिए। ब्रिजेश, तेरी बेटी ने मेरे गल्ले से पैसे चुराए हैं, उसे कह दो जल्दी से मेरे सारे पैसे वापस करे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? भला मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? वो ये काम कर ही नहीं सकती। तभी सेठ चांदनी का रखा बैग उठाता है और उसे चेक करता है तो उसमें पैसे रखे होते हैं। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं। मुझे नहीं पता सेठ जी, ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए? सभी चोर चोरी करने के बाद यही कहते हैं। ब्रिजेश, तुम्हारी बेटी ऐसा करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। अब कल से तुझे मेरे ढाबे पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, उससे गलती हो गई, लेकिन कृपा करके मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। लेकिन सेठ ब्रिजेश की एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। तभी ब्रिजेश चांदनी को पीटते हुए घर से निकाल देता है। चांदनी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन ब्रिजेश ने उसकी एक नहीं सुनी। तभी चांदनी हाथ जोड़ते हुए माँ दुर्गा को याद करते हुए कहती है, हे माँ, मैंने पूरी श्रद्धा से आपके नवरात्रे रखे हैं, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। चोरी का जो मुझ पर झूठा आरोप लगा है, आप उसकी सच्चाई सबके सामने ला दीजिए। मुझ पर उपकार कीजिए दुर्गा माँ, मेरे बाबा की इज्जत बचा लीजिए। अब कल मैं कन्या पूजन कैसे करूंगी? कोई चमत्कार कीजिए माँ, कोई चमत्कार कीजिए। नारायण नारायण, आपने देखा माते किस तरह से आपकी भक्त को सताया जा रहा है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आपको अपने भक्त की रक्षा करनी ही होगी माते। मैं सब देख रही हूँ नारायण, मैं तो केवल चांदनी के धैर्य की परीक्षा ले रही थी। रात को जब पंकज सो रहा होता है तो दुर्गा माँ उसके सपने में आती है। दुष्ट पंकज, तूने जो आज चांदनी के साथ किया है उसकी तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरी भक्त को सताकर तूने अच्छा नहीं किया। जल्दी से जाकर अपना गुनाह कबूल कर ले और उससे माफी मांग ले, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर दुर्गा माँ अदृश्य हो गई। तभी पंकज जाग गया और उसे एक बुरा सपना समझकर फिर सो जाता है। अगले दिन पंकज काम पर जाता है। ढाबे पर एक पुलिस वाला खाना खाने आता है। खाना खाते वक्त पुलिस वाला अपनी महंगी घड़ी और मोबाइल टेबल पर रख देता है, फिर खाना खाकर हाथ धोने चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसकी घड़ी और फोन गायब होता है। तभी पुलिस की नजर वहीं पास में खड़े पंकज पर जाती है। पुलिस वाला उसे पीटने लगता है और उसे अपना सामान वापस करने को कहता है। पंकज रोते हुए कह रहा होता है कि उसने चोरी नहीं की। तभी उसकी जेब से पुलिस वाले की घड़ी और मोबाइल नीचे गिर जाता है। पुलिस वाला अपना सामान उठाकर वहां से चला जाता है। पंकज को पीट कर पुलिस वाला अधमरा कर देता है। पंकज को अपने सपने वाली बात याद आती है तो उसे समझ आ जाता है कि दुर्गा माँ ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। फिर वो सेठ जी के पास रोते हुए जाता है और कहता है, सेठ जी मुझे माफ कर दी, मैंने चुराए थे। जब वो बाथरूम गई थी तो मैंने ही गले से पैसे निकाल कर उसके बैग में रख दिए थे, ताकि ब्रजेश काका और उनका परिवार आपकी नजरों से गिर जाए और आप काका को काम से निकाल दें। अच्छा, तो ये सारा किया धरा तुम्हारा था और मैं बेकार ही ब्रिजेश पर शक कर रहा था। सेठ पंकज की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और वो उसी समय ब्रिजेश के घर गया। सेठ ने चांदनी को ब्रिजेश के घर के बाहर बैठे हुए देखा। फिर वो चांदनी को अपने साथ घर के अंदर ले गया। सेठ को वहां देख ब्रिजेश घबरा गया। तभी सेठ ने पंकज की सारी बात ब्रिजेश को बताई। फिर सेठ ब्रिजेश और चांदनी से क्षमा मांगकर वहां से चला गया और उसे कल से काम पर आने के लिए बोल गया। उसके जाते ही चांदनी के घर दुर्गा माँ प्रकट हुई और उन्होंने सारा किस्सा बताया कि किस तरह पंकज ने चांदनी को झूठे आरोप में फंसाया और फिर कैसे माता रानी ने उस पंकज को सबक सिखाया। चांदनी, तुमने सच्चे मन से नवरात्रि के व्रत का पालन किया है, जिसके फलस्वरूप आज से तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तभी दुर्गा माँ अपना हाथ उठाती है, जिससे चांदनी का घर एक बड़े महल में बदल जाता है। हे माँ दुर्गा, आज आखिर तूने अपना चमत्कार दिखाई दिया। देखा बाबा,